हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं इकोनॉमी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर। इस चैप्टर में हम इंडिया के दो नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज पाकिस्तान एंड चाइना। दोनों ही कंट्रीज की डेवलपमेंट पॉलिसीज देखेंगे, इंडिया से कंपेयर करेंगे कहाँ क्या चीजें सिमिलर थी, कहाँ क्या चीजें डिफरेंट थी, और साथ में एंड में देखेंगे तीनों ही कंट्री का प्रेजेंट इकोनॉमिक स्टेटस। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इसे पढ़ने में हमें बहुत ही ज्यादा मजा भी आएगा। तो चलो फिर ये लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करेंगे विद द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देखो तो हियर वी हैव इंडिया, उसके बाद यहाँ पर है पाकिस्तान और ये है चाइना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पाकिस्तान और चाइना दोनों की ही डेवलपमेंट पॉलिसीज को कंपेयर करेंगे विद इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसीज। All three countries began their development journey at the same time. इंडिया एंड पाकिस्तान gained independence in 1947। ये जो तीनों ही कंट्रीज है, इन्होंने अपना जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वो लगभग सेम ही समय पर सेम ही टाइम पर शुरू किया था, क्योंकि एक तो इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस साथ ही मिली थी in 1947। उसके बाद बात करें चाइना की, तो चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। तो सिर्फ 2 साल का ही डिफरेंस है। तो इसीलिए अप्रॉक्स देखा जाए तो तीनों ने ही अपनी डेवलपमेंट जर्नी सेम टाइम पर ही शुरू की। नेक्स्ट, ऑल थ्री कंट्रीज हैड बिगन टू प्लान देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन सिमिलर मैनर। ये जो तीनों ही कंट्रीज थे, यहाँ पर जो इनकी डेवलपमेंट पॉलिसीज थी, जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी, तीनों ने सेम तरह से ही डेवलप की। तीनों ही कंट्रीज में हमें देखने को मिलते हैं 5-year डेवलपमेंट प्लान्स। इंडिया अनवील्ड इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन 1951। इंडिया ने अपना जो फर्स्ट 5-year प्लान है वो इंट्रोड्यूस किया था इन 1951। पाकिस्तान ने किया था इन 1956 और अभी इसे कहा जाता है मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान ऑफ पाकिस्तान। वहीं बात करें चाइना की, तो चाइना में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1953। तो ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही टाइम पर तीनों कंट्रीज में ये 5-year प्लान जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। पाकिस्तान और चाइना में ये अभी भी कंटिन्यूड है, लेकिन इंडिया का जो लास्ट 5-year प्लान था वो था 12th 5-year प्लान फ्रॉम 2012 टू 17। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान परस्यूड सिमिलर स्ट्रेटजीज such as establishing large public sector and increasing government spending on social development। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज में हमें सिमिलर स्ट्रेटजीज देखने को मिलती हैं। जैसे दोनों ही कंट्रीज की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया ऑन सोशल डेवलपमेंट, ऑन बेटरमेंट ऑफ पीपल, लिटरेसी बढ़ाने के लिए, पॉवर्टी कम करने के लिए, इक्वालिटी सोसाइटी में लाने के लिए। इसके अलावा दे एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज पब्लिक सेक्टर। दोनों ही कंट्रीज में जो पब्लिक सेक्टर था उसके पास ज्यादा पावर थी और उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाइल पाकिस्तान एंड इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, चाइना फॉलोड द कमांड इकोनॉमी मॉडल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। पाकिस्तान और इंडिया में हमें मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल देखने को मिला, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन चाइना फॉलोड कमांड इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जहां पर जो सारा ही कंट्रोल होता है वो होता है अंडर द गवर्नमेंट। और इसीलिए कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेंट्रली सारे ही जो प्लान है उनको प्लान करती है, और साथ में सारा कुछ ही जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह, वो सारा ही होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हो गया चाइना की कमांड इकोनॉमी के बारे में और इंडिया एंड पाकिस्तान की मिक्स इकोनॉमी के बारे में। मूविंग फॉरवर्ड, चाइना इंप्लीमेंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1978। चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होते हैं, तो ये होते हैं चेंजेस जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक मैनेजमेंट में किए जाते हैं किसी भी कंट्री के, ताकि उस कंट्री की इकोनॉमी और ज्यादा बेटर हो और ज्यादा ग्रो करे। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए थे 1988। इंडिया में सबसे लास्ट में इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो इंट्रोड्यूस्ड, जिन्हें हम जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से। ठीक है, अब ये हमने डिस्कस कर लिया बेसिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले तो एक साउंड ट्रेड सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड था। इंडिया वाज अ कंट्री विद अ हिस्ट्री ऑफ क्लोज ट्रेड। ये हमने पढ़ा था अपने एलपीजी रिफॉर्म्स वाले चैप्टर में कि कैसे इनिशियली जो इंडिया था यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ट्रेड हो रही थी। ठीक है, काफी सारे ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे, क्वांटिटी फिक्स की थी अलग अलग प्रोडक्ट्स की कि कितना इंपोर्ट होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इंडिया फेसेस अ क्रिटिकल चैलेंज इन डेवलपिंग न्यू पॉलिसी दैट कैन सपोर्ट न्यू ट्रेड सिस्टम। अब ये जो पास्ट में इतने सारे बैरियर्स थे, इसके बाद जब नई पॉलिसी डेवलप करनी थी तो ऐसे में इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस जो थे वो फेस करने पड़े थे। नेक्स्ट, इसके अलावा पॉवर्टी रिडक्शन वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया सेवरल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स वर इंप्लीमेंटेड। बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए थे, जिनका मेन पर्पस था जो पॉवर्टी है उसे एलिवेट करना, उसे खत्म करना। Next, rural development. As a part of this strategy, India implemented a variety of measures to develop areas that are lagging behind an overall development of village economy. अब ये जो इंडिया में डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा था, इसमें इंडिया ने मेक श्योर किया कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो भी हो। क्यों? क्योंकि रूरल डेवलपमेंट ना होने की वजह से जो विलेज की इकोनॉमी है वो काफी पीछे रह रही थी।
सो इसीलिए इन पर भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया गया था। एंड लास्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दैट मींस सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई थी, बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे और बहुत अलग अलग जो गवर्नमेंट ने चीज़ें थी वो की थी, जैसे कि लोगों को लोन्स देना, लोगों को मोटिवेट करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करवाना, ये सारी चीज़ें हुई थी जिससे कि एम्प्लॉयमेंट मिले, इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का बेटर हो, पॉवर्टी कम हो। तो ये सारी ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने की है फॉर इट्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ चाइना। तो एक एक करके पहले चाइना की देखेंगे, फिर पाकिस्तान की देखेंगे एंड देन वी विल सी इन इंडिया। सबसे पहले है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ये कैंपेन लॉन्च हुई थी इन 1958। दिस कैंपेन एम टू मैसिवली इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री। इस कैंपेन का एम था कि चाइना को बहुत ही हाई लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही बिग लेवल पे इंडस्ट्रियलाइज करना था, ठीक है। यानी चाइना में जो इंडस्ट्रीज है उनको हमें बहुत ही ज्यादा बढ़ाना था। People were encouraged to establish large scale industries in their own backyard। यहाँ तक कि लोगों को एनकरेज किया गया था कि आप अलग से अपने ही घर के बैकयार्ड में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर लो, ठीक है। और इसके अलावा कम्यून सिस्टम भी विलेजेस में एस्टेब्लिश किया गया था। कम्यून सिस्टम में क्या होता था कि जितनी भी सारी लैंड होती थी उस पर लोग साथ में कल्टीवेशन किया करते थे। कलेक्टिव कल्टीवेटेड लैंड वाज गिवन, ठीक। और ये जो जाइंट लीप प्रोग्राम था ये इवेंचुअली फेल हो गया था क्योंकि फूड की शॉर्टेज हो गई थी और साथ में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो कि चाइना के हो रहे थे विद वेरियस अदर नेशंस, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी फर्स्ट कैंपेन जिसका नाम था जाइंट लीप फॉरवर्ड। नेक्स्ट इसके बाद ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम 1966 टू 1967। इस रिवॉल्यूशन के दौरान क्या किया गया था, जो स्टूडेंट्स थे और जो प्रोफेशनल्स थे उनको एनकरेज किया गया था और उनको भेजा गया था कंट्री साइड यानी कि रूरल एरियाज में कि आप वहां जाओ, वहां पर रहो, वहां पर काम करो और वहां का काम सीखो, ठीक है। तो ये था मेन वर्क विच वाज डन ड्यूरिंग ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। उसके बाद हमें देखने को मिलती है 1970 रिफॉर्म्स इन चाइना। और इन रिफॉर्म्स की शुरुआत से ही चाइना में काफी सारे चेंजेस अलग अलग स्टेज पे इंप्लीमेंट किए गए थे, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल दीज रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में चेंजेस किए गए थे, जैसे कि जो अभी तक कम्यून लैंड होती थी, जो कम्यून सिस्टम होता था, उसे चेंज करके लैंड के छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग फार्मर्स को दे दिए गए थे। उनसे बोला गया था कि आप यहाँ कल्टिवेट करो, लैंड अभी भी हमारी है, अभी भी लैंड गवर्नमेंट की है, बट आप अपने पार्ट पे कल्टिवेशन करो, सरकार को टैक्स दो और बाकी जो भी आपका प्रॉफिट बनता है वो हो गया आपका, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म्स लाए और साथ में इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी रिफॉर्म लाए। इन्होंने अलग अलग जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए कंट्री में जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते थे, जिससे कि जो बाहर से लोग हैं वो आए और इनके देश में इन्वेस्टमेंट करें। Next, the goal of Chinese economic reform was to generate enough surplus to finance the modernization of Chinese economy on the mainland। चाइना में ये जो अलग अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इनका मेन पर्पस था टू जनरेट सरप्लस, ताकि उनके पास प्रॉपर फाइनेंसेस हो, उनके पास प्रॉपर अमाउंट में मनी हो, जिससे कि वो आगे का जो मॉडर्नाइजेशन है उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अबाउट द 1978 रिफॉर्म्स जिसका मेन पर्पस था टू जनरेट सरप्लस, जिससे कि आगे इनकी इकोनॉमी और ज्यादा बढ़िया तरीके से ग्रो करे आफ्टर मॉडर्नाइजेशन। इसके अलावा इस रिफॉर्म में डुअल प्राइसिंग भी इंट्रोड्यूस हो गई थी, जिसमें किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस थी वो दो तरह से डिसाइड की जा सकती थी। और इसको इंट्रोड्यूस करने का उनका पर्पस था कि जो भी एसेंशियल गुड्स है उनकी प्राइस स्टेबलाइज हो जाए, लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए और जो एसेंशियल गुड्स है वो लोगों को आराम से एक मिनिमम प्राइस पर मिलते रहे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अबाउट चाइना। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले मिक्स इकोनॉमी। पाकिस्तान हैड अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन विच द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्टेड। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पाकिस्तान में भी इंडिया की तरह ही शुरुआत मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ हुई थी, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कोएग्जिस्ट कर रहे थे। Next, import substitution. So in late 1950s and 1960s, Pakistan established a regulatory framework for import industrialization. The policy combined tariff protection for consumer good manufacturing with direct import controls on competitive import. यानी कि जैसे इंडिया में ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे, टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, कितना अमाउंट इंपोर्ट होगा उसे सेटअप कर दिया गया था, उसे फिक्स कर दिया गया था, सो दैट जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करे। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही चीजें देखने को मिली। उन्होंने भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, उन्होंने भी टैरिफ्स लगाए। दे वांटेड कि जो उनका अपना इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करे, वो ग्रो करे, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो दिस वाज इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि जो फूड प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, उनके पास फूड की सेल्फ सफिशिएंसी आ जाए और इसका रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिला क्योंकि पाकिस्तान में इवेंचुअली जो फूड ग्रेन था उसका आउटपुट बढ़ गया था एंड नाउ दे हैड बेटर फूड सप्लाई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अबाउट पाकिस्तान। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज देखने को मिली। तो देखो, सबसे पहले तो बिजनेस एक्टिविटीज वर असाइन टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी थी तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कोएग्जिस्ट कर रहे थे, बट वो सारी ही एक्टिविटीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी फॉर द एंटायर नेशन वो थी विद द गवर्नमेंट, जैसे कि कोल माइनिंग, स्टील, पावर, रोड्स एंड अदर एक्टिविटीज दीज वर असाइन टू पब्लिक सेक्टर क्योंकि ऑल ओवर नेशन के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। द प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज दैट वुड सब्जेक्ट टू लीगल कंट्रोल एंड रेगुलेशन। प्राइवेट सेक्टर को अलाउड था कि वो इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कर सकते हैं, बट इन इंडस्ट्रीज के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था एंड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वर अप्लाइड।
नेक्स्ट, द गवर्नमेंट गेव बिग पुश टू पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को बहुत बड़ा पुश दिया। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर वाज प्रायोरिटाइज्ड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर सोशल इविल। पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी पर रखा गया था क्योंकि ये मानना था कि अगर पब्लिक सेक्टर ग्रो करेगा तो धीरे धीरे जो लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस है वो बेटर होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी पॉवर्टी खत्म होगी और साथ में जो अलग अलग सोशल इविल्स हमारी सोसाइटी में उस टाइम पर प्रेजेंट थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो फॉर ऑल दीज रीजंस जो पब्लिक सेक्टर था दैट वाज एट प्रायोरिटी। द पब्लिक सेक्टर एडेड इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, और इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही थे, बट पब्लिक सेक्टर वाज मोर एट प्रायोरिटी। नेक्स्ट, अब हम करेंगे कंपैरेटिव स्टडी जिसमें हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों को ही कंपेयर करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, पाकिस्तान पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, अकाउंटिंग फॉर रफली 1/10 ऑफ चाइना एंड इंडिया। इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ऑल्सो डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट कंट्री ज्योग्राफिकली, चाइना हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द थ्री। अगर हम तीनों ही कंट्रीज को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा साइज है चाइना का, उसके बाद भी है इंडिया और लास्ट में आता है पाकिस्तान जिसका साइज तीनों के कंपैरिजन में सबसे छोटा है। इसीलिए जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन है वो सबसे कम है व्हेन कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट, सिंस चाइना का एरिया बहुत ही ज्यादा है तो इसी वजह से चाइना में हमें देखने को मिलती है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अगर हम 1 स्क्वायर किलोमीटर लेते हैं तो उसमें कितने लोग हैं। अब सिंस चाइना में वी हैव वेरी बिग ज्योग्राफिकल एरिया तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी अगर आप कंपेयर करोगे उसे विद इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है और एरिया चाइना के कंपेरिजन में कम है। नेक्स्ट, पाकिस्तान हैज द फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना। अगर हम देखें कि पॉपुलेशन किस कंट्री की सबसे तेजी से बढ़ी तो सबसे तेज पॉपुलेशन बढ़ी है पाकिस्तान की, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की गई थी बट 2016 में इसे हटा दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से चाइना को ऐसा कोई एडवांटेज तो नहीं मिल रहा था बट इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि जो एक्टिव पॉपुलेशन होती है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो वहां पर बहुत कम हो गई। जो ओल्ड एज के लोग थे उनका नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया। ठीक, नेक्स्ट, इन ऑल थ्री कंट्रीज द सेक्स रेशियो इज लो एंड बाइस्ड अगेंस्ट फीमेल, यानी कि अगर हम तीनों ही कंट्रीज में सेक्स रेशियो देखें तो पर 1000 मेल आपको फीमेल कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तीनों में ही जो फीमेल्स हैं वो मैन के रेशियो में कम है। इन ऑल दीज कंट्रीज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर सन्स, यानी कि तीनों ही कंट्रीज में लड़कों के लिए ज्यादा प्रेफरेंस है बिकॉज ऑफ विच द नंबर ऑफ मेल इज मोर। बोथ चाइना एंड पाकिस्तान हैव हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि चाइना और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज में ज्यादा रह रहे हैं। चाइना में इट इज 59% and पाकिस्तान में इट इज 37%, while India has only 34% of the population living in cities। इंडिया में ये दोनों के कंपैरिजन में काफी कम है, सिर्फ 34% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है जो कि सिटीज में रह रही है, बाकी के सारे लोग अभी भी आपको रूरल एरियाज में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इसीलिए इंडिया में वी हैव लेस अर्बनाइजेशन व्हेन कंपेयर्ड टू पाकिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है तीनों ही कंट्रीज का देखेंगे ताकि अच्छे से कंपेयर कर पाए। लेकिन उससे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी होता क्या है? सो इट इज द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि किसी भी नेशन, किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब देखो, अलग अलग कंट्रीज की जीडीपी को हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी एंड द अदर वन इज परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी जीडीपी। अब बात करें कि बेटर कौन सा है, तो अगर हम अलग अलग इकोनॉमीज को कंपेयर कर रहे हैं तो बढ़िया है कि हम पीपीपी मॉडल के अकॉर्डिंग ही कंपेयर करें क्योंकि इस मॉडल में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है अलग अलग कंट्रीज में उसको एडजस्ट कर देते हैं और ऐसे में हमें ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट जीडीपी कंपैरिजन, चाइना हैज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी फॉलोड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। तीनों ही कंट्रीज में सबसे ऊपर वी हैव चाइना, उसके बाद इंडिया एंड देन कम्स पाकिस्तान। ऑन दिस पाथ ऑफ डेवलपमेंट, चाइना's average growth rate is approximately 6.8%, while India and Pakistan has 7.3 and 5.3% respectively। अब सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम जो भी डेटा, जो भी वैल्यूज डिस्कस करेंगे वो हम वही करेंगे जो एनसीईआरटीज में दी हुई है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, अगर आप रीसेंट डेटा देखोगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, जो एनसीईआरटी में दिया है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट द एवरेज ग्रोथ रेट, तो अगर एनसीईआरटी की आप टेबल देखोगे तो इनिशियली चाइना जो था वो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था, इट वॉज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10%। उसके बाद था पाकिस्तान एंड चाइना, लेकिन अभी जो रिसेंट ईयर में चेंजेस हुए हैं उसके बाद चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट है 6.8%, इंडिया की है 7.3% एंड पाकिस्तान की है 5.3%, यानी कि अभी पाकिस्तान और चाइना दोनों से बेटर इंडिया कर रहा है जो इनिशियली इन दोनों के कंपैरिजन में स्लो था। ठीक है, ये हो गया एवरेज ग्रोथ रेट। इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, इन 2018 चाइना एग्रीकल्चर एम्प्लॉय 26% ऑफ द वर्कफोर्स। 2018 में जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 26% लोग चाइना में एग्रीकल्चर में ऑक्यूपाइड थे। चाइना में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो काफी कम है, ओनली 10% ऑफ द लैंड है जो कि आप कल्टिवेट कर सकते हो इन चाइना। नेक्स्ट, इंडिया में वी हैव अप्रॉक्सिमेटली 43% ऑफ द पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया में जो टोटल वर्कफोर्स है उसको 43% लोग एग्रीकल्चर में ऑक्यूपाइड है और पाकिस्तान में ये परसेंटेज है 41%। क्यों? इंडिया के जो लोग हैं वो ज्यादातर अभी भी रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, नेक्स्ट, इन चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंट्स फॉर 47% ऑफ जीडीपी।
चाइना का जो जीडीपी है उसका 47% जो है इट कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वहीं अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की बात करो तो यहाँ पर जो जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर है वो है सर्विस सेक्टर का, जो अकाउंट करता है मेजॉरिटी मोर देन 50%। अब यहाँ पर हमें इंडिया में एक चीज देखने को मिलती है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो लोग ऑक्यूपाइड हैं वो ऑक्यूपाइड हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन जो सबसे ज्यादा जीडीपी में शेयर है वो है सर्विस सेक्टर का। यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर में ऑक्यूपाइड हैं या तो वो अपना 100% दे नहीं रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इसीलिए इवन तो वहाँ पर इतना ज्यादा वर्कफोर्स हमारा काम कर रहा है, वहां से हमें जीडीपी में शेयर उतना नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट, अनलाइक चाइना which follow traditional development pattern of shifting from agriculture to manufacturing and then to services, India and Pakistan move directly from agriculture to services। यानी कि चाइना में तो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया क्या, सबसे पहले एग्रीकल्चर से वो लोग शिफ्ट हुए मैन्युफैक्चरिंग पे और मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो लोग शिफ्ट हुए सर्विस सेक्टर पे। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में हमें अलग चीज देखने को मिली, यहाँ पर हमें डायरेक्ट शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। अब इस शिफ्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही देखने को मिलते हैं। एडवांटेज ये है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा जल्दी से ग्रो करेगी, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो इंडस्ट्रियल बेस है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, इसीलिए वी हैव बेटर इंडस्ट्री सेटअप इन चाइना। नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइनाज ग्रोथ। चाइना की ग्रोथ की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है चाइना की ग्रोथ में। और अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान की तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट। ठीक, तो ये हमने देख लिया विद रिगार्ड्स टू जीडीपी। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर यानी कि अलग अलग इंडिकेटर्स जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गई, हेल्थ स्टेटस हो गया, ये सारी चीजें हमें बताती हैं अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। चाइना हैज आउटपरफॉर्म्ड इंडिया एंड पाकिस्तान इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ज्यादातर जितने भी एरियाज हैं उन सब में ही चाइना इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ही बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। दिस इज ट्रू फॉर मेनी इंडिकेटर्स जैसे कि पर कैपिटा जीडीपी, इसके अलावा पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी, हेल्थ इंडिकेटर्स सच एज मोर्टेलिटी रेट, सैनिटेशन, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मालन्यूट्रिशन। इन सारे इंडिकेटर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो चाइना सबसे बढ़िया कर रहा है व्हेन कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया, कुछ चीजों में पाकिस्तान इंडिया से आगे चल रहा है, जैसे कि इन रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, यानी कि जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है उसमें हमें पाकिस्तान में ज्यादा कमी देखने को मिली है व्हेन कंपेयर टू इंडिया, as well as its performance in shifting labor from agriculture to industrial sector and access to water। इसके साथ ही पाकिस्तान में ज्यादा लेबर हमें शिफ्ट देखने को मिलता है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। अभी इंडिया में एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया के कंपैरिजन में कम लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और ये जो लोग हैं ये शिफ्ट हो गए हैं टू इंडस्ट्रीज। तो ये चीजें हैं जहां पर पाकिस्तान हैज डन बेटर देन इंडिया। इन कॉन्ट्रास्ट, इंडिया आउटपरफॉर्म्स पाकिस्तान इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर। एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो ये दोनों ही चीजों में इंडिया ने पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बढ़िया हमें रिजल्ट दिया है। यहाँ पर ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। दोनों ही इंडिकेटर आपको हाई देखने को मिलेंगे व्हेन कंपेयर टू पाकिस्तान। इसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान आर अहेड ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ इंप्रूव्ड वाटर सोर्सेज। ऑल्दो अब अगर आप अपडेटेड एनसीईआरटीज में देखोगे तो ये डेटा चेंज हो गया है, नाउ चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने मॉडरेटली परफॉर्म किया है एंड ये हमें ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। अभी भी इंडिया में जो ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और एग्रीकल्चर ही है इनके लिए इनका सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर इनसफिशिएंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। थ्रू आउट द कंट्री हमें सेम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलती, अलग अलग एरियाज में इस चीज में आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। कहीं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर रोड्स है, और कहीं पर ये चीजें अभी डेवलप नहीं हुई हैं प्रॉपर्ली। नेक्स्ट, it has yet to improve the standard of living for more than 22% of the population which is below poverty line। इंडिया में हमारी 22% पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और इसका मतलब ये है कि इंडिया में अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, बहुत अलग अलग चीजें करनी है ताकि इन सारे लोगों का भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो एंड दे कम अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये हमने देखा अबाउट इंडिया। नाउ टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हैज हैड अ पुअर परफॉर्मेंस। ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से अब और ज्यादा डिटोरिएट हो गई है। द रीजंस फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी स्लोइंग ग्रोथ एंड रीएमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी आर एज फॉलोज। पाकिस्तान की इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ अभी स्लो हो गई है और साथ में यहाँ पर जो पॉवर्टी रीएमर्ज कर रही है, इसके काफी सारे रीजंस हैं, जिनमें से कुछ हैं पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, जैसे कि वहां पर आपको पॉलिटी में काफी सारे उथल पुथल देखने को मिलती रहती है। अभी तक एक भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऐसे नहीं है जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया हो। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चर सेक्टर्स वॉलेटाइल परफॉर्मेंस। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान का वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, कभी उसका आउटपुट बढ़िया आ रहा है और कभी आउटपुट उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा एक्सेसिव रिलायंस ऑन रेमिटेंसेस। पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन रेमिटेंसेस। रेमिटेंस का मतलब होता है जब किसी कंट्री के सिटीजन किसी दूसरी कंट्री में रहने जाते हैं और वहां से वो अपनी सेविंग्स अपनी फैमिली को भेजते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है रेमिटेंसेस। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन फॉरेन लोन्स ऑन वन हैंड एंड इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन रीपेइंग द लोन्स। यानी कि जो पाकिस्तान है वो फॉरेन लोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और एक बार ये लोन ले तो लेता है बट जब वापस करने की बारी आती है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। सो दीज आर ऑल द रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है वो डिटोरिएट हो रहा है व्हेन कंपेयर टू पास्ट। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे चाइना का। सो चाइना हैज परफॉर्म कंपैरेटिवली द बेस्ट। तीनों कंट्रीज को अगर कंपेयर करें तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आई है वो आई है चाइना की, एंड इट इज क्लियर फ्रॉम वेरियस थिंग्स, जैसे कि अचीवमेंट इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ,
while also alleviating poverty। चाइना में जो लेवल ऑफ ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हुआ है और साथ में जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। It used the market mechanism to generate additional social and economic opportunities without committing to any political action। यानी कि चाइना में अलग अलग मेथड्स का यूज किया गया, जैसे कि हमने पढ़ा था अबाउट डुअल प्राइसिंग। इसके अलावा जो मार्केट मैकेनिज्म है उसको प्रॉपर्ली यूज किया, जिसके थ्रू सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिली टू द सिटीजंस, और ये भी एक रीजन था फॉर द डिक्रीज इन पॉवर्टी। नेक्स्ट, बाय रिटेनिंग कलेक्टिव लैंड ओनरशिप एंड अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू कल्टिवेट लैंड, चाइना हैड एंश्योर्ड रूरल सोशल सिक्योरिटी। यानी कि ऑल्दो जो पूरी ये लैंड थी उसका कंट्रोल चाइना की गवर्नमेंट के पास रहा, लेकिन इन्होंने लोगों को अलाउ किया अलग अलग पीस ऑफ लैंड पे कल्टिवेट करने को। अब ऐसे में यहाँ पर लोगों को करना क्या होता था कि उन्हें एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को देना होता था और बाकी का प्रॉफिट हो गया लोगों का। तो इससे जो फार्मर्स थे, जो रूरल एरियाज के रहने वाले लोग थे, उनको बेटर सोशल सिक्योरिटी मिली। नेक्स्ट, इन चाइना पब्लिक इंटरवेंशन इन द प्रोविजन ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिजल्टेड इन पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। यानी कि चाइना में बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया गया है अलग अलग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। और इन्हीं सारी अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्लान्स, अलग अलग डेवलपमेंट की वजह से चाइना में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कंक्लूजन, जहां हमने इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों को ही कंपेयर किया। एंड विद दिस आवर चैप्टर नंबर 8 कम्स टू एन एंड। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।